एक दूसरा प्रकार है इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट बनाने का, वो बहुत रोचक है। वो पकड़ाना टेप का वो बंडल, सेलो टेप। हाँ, जो सेलो टेप का हमने उदाहरण आपको दिया था, तो ये मान लीजिए कि ये पूरा जो प्लेट है वो एक सेलो टेप है। उसके थिकनेस को मैं जूम करके देख रहा हूँ। ओके, मान लीजिए पूरा प्लेट जो है वो सेलो टेप है। उसकी थिकनेस जो एक्चुअली बहुत पतली सी होती है, उसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पकड़ भी सकूँ, मैं दिखा भी सकूँ और बातें भी कर सकूँ। ये जो टेप है, ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि आइसोट्रॉपिक नहीं है। ओके, अब हमने जो वर्ड किया आइसोट्रॉपिक, उसका क्या मतलब है? सभी डायरेक्शंस एक जैसे हैं। जो हम नॉर्मल कांच प्रिज्म बनाया है हमने, स्लैब बनाई है हमने, ग्लास क्यूब बनाया है हमने, हवा है, पानी है, उनमें क्या है कि सभी डायरेक्शंस एक जैसे हैं। डायरेक्शंस का कोई, उनमें आपस में कोई ऐसा नहीं है कि ये वाला स्पेशल डायरेक्शन है, वो वाला स्पेशल डायरेक्शन। जैसे पोलराइज़र है तो इसमें सभी डायरेक्शंस एक जैसे नहीं है। ये इसमें ट्रांसमिट करेगा, इसमें नहीं करेगा, इसमें आधा करेगा, सभी डायरेक्शंस एक जैसे नहीं है। तो जो जिसमें सभी डायरेक्शंस एक जैसे नहीं होते हैं वो एनिसोट्रॉपिक कहलाते हैं। सभी डायरेक्शंस एक जैसे हों तो आइसोट्रॉपिक कहलाते हैं। मेरा टेप का जो मटेरियल है, राइट, इस टेप का जो मटेरियल है, ये टेप, ये ऐसा मटेरियल है कि वो आइसोट्रॉपिक नहीं है और उसके अलग अलग डायरेक्शंस की अलग अलग खासियतें हैं और बहुत प्यारी खासियतें हैं। आप पट्ट से यहाँ से निकालते हो, लिफाफे के ऊपर साटते हो और बंद कर देते हो, बट इट्स एन एक्सेलेंट ऑप्टिकल मटेरियल। बहुत खासियत है इसकी। और क्या क्या खासियतें हैं इसकी कि इसके अंदर में इसका जो सरफेस है, ये अगर इसका सरफेस है मान लेते हैं, ये इसका सरफेस है, ये इसकी थिकनेस है जिसको मैं खूब बढ़ा करके बना रहा हूँ, ये इसका टॉप सरफेस है और ये इसकी थिकनेस है। तो अब हम इस टॉप सरफेस में जो लेंथ की अलोंग डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन एक बहुत ही स्पेशल डायरेक्शन है और उसको हम कहते हैं ऑप्टिक एक्सिस। ओके, अगर लेंथ के लॉन्ग नहीं होगी तो फिर विड्थ के लॉन्ग होगी। मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि लेंथ के लॉन्ग होती है या विड्थ के लॉन्ग, लेकिन मेरी पूरे वो जो गट फीलिंग है मेरी, वो जोरदार शब्दों में कह रही है कि नहीं नहीं, वो लेंथ के ही अलॉन्ग होती है। मेरे डिस्कशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो विड्थ के भी अलॉन्ग हो तो, राइट। ओके, तो ये जो डायरेक्शन है ये है ऑप्टिक एक्सिस और ये इतना सुंदर डायरेक्शन है ये। इसके परपेंडिकुलर, इससे 45 डिग्री, इससे 30 डिग्री, ये खुद सभी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ वाली चीज़ें हैं और इस ऑप्टिक एक्सिस की तरफ वाली प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं और इसके परपेंडिकुलर सभी डायरेक्शंस एक जैसे हैं। जैसे सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर में ये तो डायरेक्शन अलग है भाई, ये डायरेक्शन तो अलग है और ये डायरेक्शन तो अलग है। इस डायरेक्शन में जाओ तो इतनी दूर के बाद चौक खत्म, इस डायरेक्शन में जाओ तो बहुत देर के बाद चौक खत्म, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन है। ओके, लेकिन इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये सभी डायरेक्शन एक जैसे हैं। ओके, तो ऑप्टिक्स एक्सिस के भी परपेंडिकुलर वाले जितने डायरेक्शंस हैं वो सब एक जैसे हैं, ऑप्टिक एक्सिस अलग है। ओके, अब आइए क्या अलग है, क्या अलग है। अब लाइट जो इसके ऊपर पड़ रही है, अब हम टॉप व्यू बना रहे हैं। ये जो मेरा टेप है, ये जो मेरा टेप, पूरा टेप है ना, ये जूम किया हुआ, ये जो टेप है इसका टॉप सरफेस है। लाइट ऊपर से ऐसे आके गिर रही है और थिकनेस से होकर के निकल के नीचे जा रही है, राइट। ये जो टेप है इसमें लाइट ऐसे ऊपर से आई, टॉप सरफेस पे पड़ी और इसमें क्रॉस करके, इसकी थिकनेस को क्रॉस करके बाहर निकल गई। ओके, तो हम केवल टॉप सरफेस बना रहे हैं, तो लाइट जो आ रही है वो ऐसे आ रही है,
ऐसे जाके गिर रही है इसके ऊपर, इसके थिकनेस को क्रॉस करके निकल रही है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उस लाइट के ट्रांसमिशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, यानी इस प्लेन में होगा, इस सरफेस में होगा। अब क्या होता है कि जब लाइट अंदर घुसती है, माने ट्रांसमिशन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, हवा से लाइट टेप के मटेरियल में घुस रही है। ओके, और उसका ये डायरेक्शन है परपेंडिकुलर, घुसने का डायरेक्शन, यानी नॉर्मल इंसिडेंस है। तो अगर रिफ्रैक्शन होना है और ऊपर से नॉर्मल इंसिडेंस है तो क्या होगा? नो बेंडिंग। यहाँ भी नो बेंडिंग, कोई बेंडिंग नहीं होती, वो सीधी जाती है और सीधी निकल जाती है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है, सभी में होता है, टेप में भी होता है। विशेष बात यह है कि इसका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके परपेंडिकुलर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसी प्लेन में E है, B है, और E क्रॉस B करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बनेगा। ये अगर E है तो इसके अगर आप दो कंपोनेंट कर दीजिए, एक ये EX वाला कंपोनेंट और एक ये EY वाला कंपोनेंट, अर्थात इसके दो कंपोनेंट मैंने किए, एक है पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस और दूसरा है परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस, राइट। EX जो है, EX जो पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्सिस है और EY ये परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस है। दो कंपोनेंट कर लीजिए, ये दोनों कंपोनेंट्स इस सेलो टेप के थिकनेस को पार करने के लिए जब दौड़ लगाएंगे तो दोनों के दौड़ने की वेलोसिटीज अलग अलग होगी। सेम लाइट परपेंडिकुलर फॉल किया, नॉर्मली फॉल किया इसके टॉप सरफेस पे, इसके थिकनेस को पार करते समय उसके अंदर, सेलो टेप के मटेरियल के अंदर जो वेलोसिटी है जिसको हम कहते हैं C/N, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो वैक्यूम में, बाहर में, हवा में जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे कम हो जाती है, और जितना कम हो जाती है तो उससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करते हैं, N बराबर C/V या V बराबर C/N करते हैं ना। ये वही लाइट है और एक ही मटेरियल है, सेलो टेप उसी में से जा रहा है, परपेंडिकुलर फॉल किया है, बेंडिंग नहीं हुई है, लेकिन दोनों कंपोनेंट्स की वेलोसिटीज अलग अलग है। EX अलग वेलोसिटी से चल रहा है, E2 अलग वेलोसिटी से चल रहा है, राइट। अगर ये टॉप सरफेस पे नहीं पड़ करके साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड आता, ऐसे साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड आता और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ही ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल होता, ओके, ऐसे अगर आता, ये देखिए ये थिकनेस है और ऐसे आ रही है, ये ऑप्टिक एक्सिस है, ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल ही लाइट आ रही है और लाइट अंदर घुस रही है, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो सकता था, 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 उसका भी आप कुछ कर सकते थे। इधर तो कंपोनेंट नहीं होना है, इधर तो नहीं होना है ना, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उधर तो कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का होना नहीं है, उसको परपेंडिकुलर होना है, ओके। लेकिन परपेंडिकुलर में बहुत सारे डायरेक्शंस हैं, लेकिन ऑप्टिक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर के सारे डायरेक्शंस एक जैसे होते हैं। सिलेंडर वाला मामला है, जो वो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर के सारे डायरेक्शंस एक जैसे होते हैं, तो सब EX EY सब एक ही हैं, न बेंडिंग होने वाली है। ये भी तो परपेंडिकुलर फॉल किया ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर फॉल किया ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यहाँ भी 0 है, तो न बेंडिंग होने वाली है
और न कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने वाले हैं, स्पीड अलग अलग होने वाली है, आराम से जैसे चलना चाहिए वैसे चलेगी। लेकिन ऐसे अगर लाइट गिरा दिया उसी टेप के ऊपर, ऐसे अगर लाइट गिरा दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में आ गया, तब ऑप्टिक्स एक्सिस वाला डायरेक्शन अलग है और परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन अलग है। इस समय अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑप्टिक एक्सिस की तरफ हुआ तो एक वेलोसिटी से लाइट आगे बढ़ेगी टेप के अंदर, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हुआ तो दूसरी वेलोसिटी से चलेगी। दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, दो दो वेलोसिटीज हैं, एक ही मटेरियल के अंदर में लाइट की दो दो पॉसिबल वेलोसिटीज हैं। ओके तो इसलिए दो दो पॉसिबल रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं, और उसके कारण से क्या होता है, उसके कारण से क्या होता है कि जो लाइट बाहर निकलेगी इस टॉप सरफेस पे पड़ने के बाद, जो बाहर निकलेगी, ओके, जो बाहर निकलेगी, यहां पर लीनियरली पोलराइज्ड थी, EX कुछ था, EY कुछ था, वही था, ये वाला पार्ट वही था, इनका फेज में कोई डिफरेंस नहीं था, EX EY, जस्ट उसी का cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है, उसी को sin थीटा से मल्टीप्लाई करना है, कोई झंझट नहीं है। लेकिन अब जो निकली है, चूंकि अलग अलग वेलोसिटीज से चली है, तो अगर आप x और e का ग्राफ खींचोगे तो मान लो कि एक समय पर ऐसे है, घुसते समय मान लो ऐसे है, घुसते समय मान लो ऐसे है, तो निकलते समय में ये जो है अपने VT डिस्टेंस आगे बढ़ना है वगैरह वगैरह, तो एक खास डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस तो फिक्स है ना, सेलो टेप का थिकनेस, उतना डिस्टेंस चलने में एक को कुछ कम समय लगेगा, एक को कुछ ज़्यादा समय लगेगा, कुछ कम समय लगा, किसी को कुछ ज़्यादा समय लगा। तो ये तो जब निकल रही है तो मान लो ऐसे आ गई है, ये EX है, ये EX है, और EY यहां तो इसके साथ साथ था, EY इसके साथ साथ था यहां पे, लेकिन अब मान लो EY पिछड़ गया है, तो अब ये जो निकलते समय में EY ऐसे है, निकलते समय में मान लो EY ऐसे है, तो ये देखो इसका फेज अलग हो गया है और इसका फेज अलग हो गया है, ये अभी अपने मैक्सिमम पर है और ये मैक्सिमम से गुजर चुका है। तो जैसे अभी हमने पेंडुलम में कराया था ना, एक को अपने मैक्सिमम पे रखा और दूसरे को मैक्सिमम से अलग हटा करके रखा और तब कुछ वेलोसिटी दिया, तो फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया EX और EY में, ओके। और EX और EY में जब फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टिप है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो टिप है, वो क्या करता है, इलिप्स में रोटेट करता है। इसलिए इस सेलो टेप से निकलने वाली लाइट जो होगी वो इलिप्टिकली पोलराइज्ड होगी, जो घुसी थी वो लीनियरली पोलराइज्ड थी, जो निकल रही है वो इलिप्टिकली पोलराइज्ड होगी। वो इलिप्स कैसा होगा, उसका इलिप्स का ओरिएंटेशन कैसा होगा, उसका मेजर एक्सिस कितना बड़ा होगा, माइनर एक्सिस कितना बड़ा होगा, वो सब निर्भर करेगा कि कितना फेज डिफरेंस आया है, नंबर एक, और E1 E2 में क्या रेशियो है। देखा अभी एक्सेल फाइल पे देखा, ये E1 E2 में क्या रेशियो है वो डिसाइड करेगा, और फेज डिफरेंस कितना है वो डिसाइड करेगा कि आपका इलिप्स ऐसा वाला होगा कि ऐसा वाला होगा कि ऐसा वाला होगा, ओके। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है सबसे पहले, उसका ऑप्टिक्स एक्सिस की तरफ कितना एंगल उससे बना हुआ है, उसी का कॉस थीटा लेना है, उसी का उधर साइन थीटा लेना है, तो उस पर डिपेंड करेगा, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका जो ऑप्टिक्स एक्सिस है। देखो फिर याद रखना, लाइट ऐसे आ रही है, प्रोपेगेशन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में है, ऑप्टिक्स एक्सिस के लेंथ के, टेप के लेंथ के लॉन्ग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ एंगल बन गया। वो एंगल कितना बना, अगर 0 बन गया तो कोई झंझट नहीं है, एक ही कंपोनेंट ही है, तो कोई झंझट ही नहीं है, कोई फेज डिफरेंस इलिप्स का मतलब ही नहीं है। अगर वो ऑप्टिक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर आ गया तो कोई झंझट नहीं है, एक ही कंपोनेंट है। लेकिन बीच में अगर आ गया, cos थीटा sin थीटा हो गया, तो दो अलग अलग कंपोनेंट हो गए, और ये दोनों अलग अलग वेलोसिटी से चलने के कारण फेज डिफरेंस घुसा रहे हैं।
हमारे केस में टेप की थिकनेस पर ये निर्भर करेगा, क्योंकि जितना टेप के अंदर उसको चलाते जाएंगे, ये वेलोसिटी डिफरेंस के कारण एक दूसरे से पिछड़ने और अगड़ने की जो क्वांटम है वो बदलता जाएगा। स्वाभाविक है ना, दो अलग अलग स्पीड पे चल रहे हैं तो सेपरेशन बढ़ता जाएगा ना, तो यानी फेज डिफरेंस जो है बदलता जाएगा। थिकनेस जैसे जैसे आप इसकी बढ़ाते जाओगे इस टेप की, ये फेज डिफरेंस जो आ रहा है वो भी बढ़ने लगेगा। बढ़ते बढ़ते किसी हालत में अगर 2 पाई करा दिया आपने तो फिर 0 के इक्विवेलेंट आ जाएंगे, सेम सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन इनिशियली 0 से बढ़ेगा, π/6 होगा, π/4 होगा, π/3 होगा, π/2 होगा। तो इस तरह से उसका इलिप्स की शक्लें बदल सकती हैं अगर हमने टेप की थिकनेस बढ़ा दी। और स्पीड में जो डिफरेंस है वो भी तो तय करेगा ना। एक तो थिकनेस तय करेगा कि कितना डिफरेंस हो गया भैया दोनों में फेज का, और दूसरा दोनों की स्पीड में डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस ही ना हो तो कितना भी थिकनेस चला दो कोई परिवर्तन नहीं है। तो यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस हैं, पोंछक देना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस है n1 और n2, डेल्टा n, ये क्या है, n2 माइनस n1। एक के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, दूसरे के लिए है n2। ये और n2 जितना थिकनेस है, ओके, और n2 2 पाई बाई लैम्डा, बाहर में जो लैम्डा है, लैम्डा नॉट कह देते हैं, ये बनेगा वो फेज डिफरेंस फाई। क्वांटिटेटिवली अलजेब्राइकली आप देखना ही चाहते हो कितने डिग्री का है बताओ, तो ये है उसका जो आप लोग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी ऐसे ही करते हैं। ऑप्टिकल पाथ, अगर d डिस्टेंस चला है और उसमें मटेरियल अगर है तो ऑप्टिकल पाथ का डिफरेंस, नॉर्मली अगर d सीधा सीधा डिफरेंस है पाथ में लेकिन मटेरियल है तो करस्पॉन्डिंग ऑप्टिकल पाथ उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से गुना कर देते हैं। डेल्टा n इंटू डी कर दिया तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हो गया, और पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस लाने के लिए 2 पाई बाई लैम्डा से गुना कर देते हैं। तो आप बाकायदा यहाँ से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये जो डेल्टा n है यानी ये, और ये जो थिकनेस है ये दोनों डिसाइड करेंगे सारा खेल, राइट। क्योंकि ये फाई जो है, और ऑफ कोर्स जो शुरू में आया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना कॉस थीटा कितना है, साइन थीटा कितना है, वो उसके एम्पलीट्यूड को डिसाइड करेगा। लेकिन मेन खेल जो है वो इस फाई का है। देखा था ना अभी, जैसे ही हमने फेज डिफरेंस 2 था उसको 1 बना दिया, 114 डिग्री से उसको हमने 57 डिग्री बना दिया। इलिप्स का ये ओरिएंटेशन सीधा ऐसा वाला ओरिएंटेशन हो गया, पहले इधर ऐसे ऐसे था फिर ऐसे ऐसे हो गया था, देखा था ना। तो वो फाई का बड़ा खेल है। और उस इलिप्स को, उस इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट को अगर हम अपने इसमें से लेकर के जाते हैं और इसको घुमाते हैं तो हमें वेरिएशंस मिलेंगे, 0 नहीं होगा। कितना ट्रांसमिट हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि उस इलिप्स का क्या ओरिएंटेशन है, उसका मेजर एक्सिस किधर है, और मेरा जो ट्रांसमिशन का एक्सिस है पोलराइजेशन का वो कि उसी के कंपोनेंट्स के प्रोजेक्शंस केवल ट्रांसमिट होने, राइट। अगर हमारा ऐसा वाला इलिप्स है, ऐसा वाला इलिप्स है और इधर वो ट्रांसमिशन का एक्सिस है तो सिर्फ इतना ट्रांसमिट हो रहा है, इतना ट्रांसमिट हो रहा है। लेकिन अगर मेरा ऐसा वाला इलिप्स होता तो बहुत सारा ट्रांसमिट होता। अगर मेरा ऐसा वाला इलिप्स है तो फिर ये प्रोजेक्शन ट्रांसमिट हो रहा है। ओके, ठीक है, कहानी इतनी। ओके, अब हम तैयार हैं अपने पहले एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए। सेलो टेप में एक तो ऊपर प्लास्टिक मटेरियल जो भी है, हाँ, और नीचे ग्लू है, हाँ, तो ये जो ऊपर वाला ऊपर वाला जो प्लेन जो स्ट्रेच जो सर, ग्लू का कोई रोल नहीं है। टेप की विड्थ है। हाँ, जितना टेप के अंदर में चल रही है लाइट उसी में सब मामला हो रहा है। जितना टेप के अंदर में लाइट चल रही है, हवा में तो कोई मामला होना नहीं था। एक बार निकल गई तो जो निकल गई वही चलेगी आगे।
जो घुस रही है, जो आपने भेजी वही घुसेगी, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सारी कहानी जो हो रही है वो जो टेप की, इस टेप की जो थिकनेस है, जो बेयरली दिखाई दे रही है, कितनी होगी ये थिकनेस मिलीमीटर में? 0.5 आधा मिलीमीटर कहाँ होगी सर? आधा मिलीमीटर तो बहुत मोटा सा होता है। हाँ, 100 माइक्रोमीटर होंगे वो यूनिट्स। सही यूनिट्स नॉट सही, बट अच्छा लगेगा बोलने में। 0.1, 0.05, 0.02 बोलने के बजाय 50, 20, 100 बोलना अच्छा लगेगा। और ये भी एक इम्प्रेशन बनेगा कि अच्छा सर माइक्रोमीटर में भी बात करते हैं, खाली सेंटीमीटर में बात नहीं करते। 100 माइक्रॉन्स टाइप, 50 माइक, मुझे पता नहीं कितना होगा, अंदाज से सब लोग कर रहे हैं ना, लेकिन हाँ 50 माइक्रोन, 50, 70, 60 उस अराउंड कहीं होना चाहिए। उसी के अंदर की सारी कहानियां चल रही हैं ये, ओके उसी के अंदर की सारी कहानियां चल रही हैं, और उसी के अंदर इतना कुछ हो जा रहा है कि वो हमें दिखाई दे रहा है। ओके क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, हम पुराने वाले एक्सपेरिमेंट पे जा रहे हैं जो पहले दिन हमने किया था। इसके अंदर में टेप लगा हुआ है ना, कोई भी ले लेते हैं, हाँ कोई भी ले लेते हैं, टेप लगा हुआ है। ये मेरा सेलो टेप शीशे के ऊपर, अब ये पूरा टेप नहीं है, ये जूम करके नहीं दिखा रहा हूँ। टेप एक्चुअली वही 50 माइक्रोन का लेयर इसके ऊपर है, और उसके बाद शीशा केवल उसको सपोर्ट करने के लिए है। और हमने एक पोलराइज्ड लाइट इधर से डाली, ठीक है। ये मान लो ट्रांसमिशन का एक्सेस था इसका, या तो ये था या तो ये था, चलो इसी को मान लेते हैं ऐसे। ये मान लो इसका ट्रांसमिशन एक्सेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ओके। और ऑप्टिक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इसलिए जब कंपोनेंट बनाओगे तो एक ही कंपोनेंट मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। तो एक कंपोनेंट है, दूसरा है ही नहीं। जब है ही नहीं तो जितना वेलोसिटी से मर्जी हो उतना वेलोसिटी से जाओ, क्या दिक्कत है? जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके अनुसार जाओ अपना, तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन जैसे होता है वैसे हो जाएगा, ओके। तो वो जो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट है वो लीनियरली पोलराइज्ड ही रहेगी, कुछ नहीं होगा। EX है तो EX ही रहेगा। अगर हमने इसको ऐसा रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऑप्टिक ऐसे है, EX 0 हो गया, EY पूरा का पूरा हो गया, अभी भी एक ही कंपोनेंट है, राइट। वो जो टेबल थी एक्सेल में उसमें दूसरा वाला 0 0 0 0 0 0 हो गया, EY अपना कुछ होता रहा, तो अपना स्ट्रेट लाइन में जो जैसा था वैसा निकल गया। अगर मैंने इसको ऐसे रख दिया तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये तो अपने हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड भेज रहा है आगे, और इसका ऑप्टिक्स एक्सिस है इधर, तो एक कॉस थीटा कंपोनेंट EX बना, साइन थीटा कंपोनेंट EY बन गया। और ये EY और EX दोनों जब उनकी उपस्थिति आ गई है, दोनों अस्तित्व में आ गए हैं, और दोनों अलग अलग वेलोसिटी से इस टेप के अंदर में आगे बढ़ेंगे, और इसलिए यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट निकलेगी। और जब इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट निकलेगी और हम एक दूसरा उसके बाद दूसरा भी यहाँ पर साथ में लगा देंगे, तो फिर ये देखेगा कि मेरे ट्रांसमिशन एक्सिस के तरफ उसका कितना कंपोनेंट है, उसी को मैं ट्रांसमिट करूँगा, राइट। उसी को वो ट्रांसमिट करेगा, यहाँ तक कोई झंझट नहीं है। अब क्या होता है, सामान्य मटेरियल्स में भी, कांच में भी, शीशे में भी, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डबल तो नहीं होते हैं, एक ही होते हैं, लेकिन अलग अलग वेवलेंथ की लाइट के लिए अलग अलग होते हैं, ओके। एक रे आई है वो दो भाग में स्प्लिट नहीं करने वाली, 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, या 5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, 7 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है। लेकिन व्हाइट लाइट अगर आती है तो 7 अलग अलग कोणों पर मुड़ती है। व्हाइट लाइट अगर हम प्रिज्म में भेजते हैं तो 7 अलग अलग कोणों पर मिलती है, तो मतलब 7 अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे ना,
इसीलिए बाहर जब निकलती है तो कोई थोड़ा मुड़ी हुई है, तो कोई ज़्यादा मुड़ी हुई है, तो सब सेपरेट हो जाती है और मुझे वो स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो वो एक टोटली नेचुरल फेनोमेना है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट जिसको आप लेकर के जा रहे हो। आप अलग अलग वेवलेंथ की लाइट लेके जाओगे तो अलग अलग उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ का मामला दूसरा था टेप वाले में, एक ही वेवलेंथ की लाइट की ये सब कथा चल रही है, एक ही वेवलेंथ की लाइट है लेकिन उसके एक EX और EY कंपोनेंट अलग अलग चल रहे हैं, तो वो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अलग अलग होना बहुत अलग चीज़ है। और आपने कलर ही बदल दिया, आपने रंग ही बदल दिया, आपने गिरगिट बन गए आप, तो वो कहानी अलग है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो गया, वो कहानी अलग है, ये कहानी बिल्कुल अलग है ना। लेकिन यहाँ भी हम ये वाइट लाइट लेके जा रहे हैं उस टेप में, जो इस पर पहले पोलराइजर से होकर के जब हम ऐसा रखा हमने, तो हम क्या लेके जा रहे हैं, तो हम बहुत सारे वेवलेंथ्स लेके जा रहे हैं। रेड का सेंसेशन जो मेरी आंखों में देता है वो वाला वेवलेंथ भी लेके हम जा रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे कि हम रेड लाइट लेके जा रहे हैं। येलो का सेंसेशन जो वाला वेवलेंथ मुझे देता है आंखों में, वो वाली भी लाइट इसमें जा रही है, हम बोलेंगे कि येलो लाइट भी जा रही है, ब्लू लाइट भी जा रही है, सभी प्रकार के वेवलेंथ्स इसमें जा रहे हैं, वाइट लाइट जा रही है। और हर अलग अलग वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो अलग अलग होते हैं। तो N1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑप्टिक्स एक्सिस के पैरेलल हो, इसके लिए N1, और इस वाले के लिए N2। ये हमने कहा ये जो डिफरेंस है वो क्यों है, क्योंकि मेरा टेप जो है वो एनिसोट्रॉपिक मटेरियल है, तो इसलिए उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर का वही वेवलेंथ है, उसी का इधर का कंपोनेंट उधर का कंपोनेंट अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं, इसके कारण से N1 N2 है। लेकिन अगर वेवलेंथ ही बदल दिया हमने तो N1 भी बदलेगा और N2 भी बदलेगा, क्योंकि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेवलेंथ पर तो डिपेंड करता ही करता है। अब आप सोचिए इतने सम्माननीय पदार्थ को कैसे आप पट से खींचते हो, पट से लगाते हो, कैंची से काटते हो, लिफाफा पोस्ट ऑफिस में लेके चले जाते हो। उस समय आप ज़रूर कीजिए वो काम, बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा के साथ में उसको आप धीरे से मिनिमम कष्ट देते हुए उसको आप काटिए। दांत कैंची वैची नहीं होती तो दांत से कर लेते, लपेट के फेंक देते। तो अब चूंकि वेवलेंथ के ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिपेंड करना तो हर चीज के लिए होता है, तो यहां पर ये जो N1 और N2 हैं ये भी वेवलेंथ डिपेंडेंट है। अपने अपने वेवलेंथ का अपना अपना N2, अपना अपना N1। ठीक हुआ? और इसलिए अपने अपने वेवलेंथ का अपना अपना फाई, हर वेवलेंथ का अपना अपना फाई। N1 N2, N1 अलग हो गया, N2 अलग, N1 अलग हो गया, डिफरेंस भी अलग हो गया, पाथ डिफरेंस अलग हो गया उस वाले वेवलेंथ के लिए, फेज डिफरेंस अलग हो गया उस वाले वेवलेंथ के लिए। और जैसे ही ये फेज डिफरेंस बदला है, इलिप्स का प्रकार बदल गया। राइट? फेज डिफरेंस जैसे ही आपने बदला, वो इलिप्स ऐसे था तो ऐसे हो गया, वैसे था तो वैसे हो गया, बढ़ गया, कभी माइनर एक्सिस बढ़ गया, कभी मेजर एक्सिस बढ़ गया, कभी घूम गया, कुछ हो गया। फाई तो उन चीजों को कंट्रोल करता है। तो हर वेवलेंथ का अपना अपना इलिप्स है और उन इलिप्स के ओरिएंटेशन सबके डिफरेंट हैं, उनके प्रकार सबके डिफरेंट हैं। और इसलिए जो दूसरा वाला मेरा ये आने वाला है, इसके बाद जो दूसरा वाला पोलराइजर आने वाला है, ये सेकेंड पोलराइजर, ये जो सेकेंड पोलराइजर हम लगाने वाले हैं, इसका जो ट्रांसमिशन का एक्सिस है उसकी तरफ जो कंपोनेंट पास करेगा मेरा दूसरा पोलराइजर, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में पास करेगा। किसी का इलिप्स ऐसा वाला होगा तो उसका बड़ा थोड़ा सा पास करेगा,
किसी का इलिप्स ऐसा वाला होगा, उसका ढेर सारा पास करेगा। किसी वेवलेंथ का इलिप्स ऐसा होगा तो उसका कुछ और बीच में पास करेगा। ओके, तो शुरुआत में जो आ रही थी मेरी लाइट बाहर से, और पहले पोलराइजर से गुजरने के बाद भी उसने अपनी उस अस्मिता को बचा के रखा था कि रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, वायलेट, ऑरेंज, उनका एक डेफिनेट रेशियो था जो हमें वाइट लाइट बना के दिखा रहा था, और हमें लाल दिखाई नहीं पड़ता था। लाल के वेवलेंथ्स थे उसमें, लेकिन हमें लाल दिखाई नहीं पड़ता था। येलो के वेवलेंथ्स थे उसमें, हमें येलो दिखाई नहीं पड़ता था। ब्लू के वेवलेंथ्स थे, हमें ब्लू दिखाई नहीं पड़ता था, क्योंकि एकदम सही प्रपोर्शन में वो सब मिक्स होकर के मुझे वाइट लाइट दे रहे थे। पहले पोलराइजर से वो गुजर गया, उस अस्मिता पर कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी उसी प्रपोर्शन में है। टेप से होकर के गुजर गया, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका ये इलिप्स है, उसका वो इलिप्स है, लेकिन हैं सबके सब, हैं सबके सब, है ना। टेप ने पास कर दिया है, चाहे वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रोटेट करे वैसे रोटेट करे, पास कर दिया सबको। दूसरे पोलराइजर ने सारी कहानी बदल दी है। जब रेड वाला इलिप्स ऐसा वाला मान लो आ गया, आप रुक जाइए, आप थोड़ा 10% जाइए, बाकी 90% मत जाइए। ग्रीन वाला आया, आप 90% चले जाइए, उसका ऐसा वाला इलिप्स था, आप 90% चले जाइए, आपके लिए गेट खुला हुआ है, आप वीआईपी है। ऑरेंज वाले को कुछ और कर दिया, सारे प्रपोर्शन बिगाड़ दिए, सारे प्रोपोर्शंस बिगाड़ दिए ना। जब प्रोपोर्शंस बिगाड़ दिए तो अब हमें व्हाइट नहीं दिखाने वाला है, प्रोपोर्शंस जिसको ज्यादा पास कर दिया है वो डोमिनेट करेगा। हाँ, वो सबसे ज्यादा जाएगा। ऑप्टिक्स एक्सिस, ट्रांसमिशन एक्सिस, सेलो टेप का तो ऑप्टिक्स एक्सिस है, पोलराइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस है। तो ट्रांसमिशन एक्सिस पर जिस इलिप्स का ज्यादा प्रोजेक्शन होगा वो ज्यादा पास करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन, और जो थिकनेस है वो सब कुछ, थिकनेस भी प्रभाव डाल रही है ना, तो थिकनेस के कारण से ही वो फेज डिफरेंस बन रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिफरेंस और थिकनेस। तो एक लेयर की जगह दूसरा लेयर उसके ऊपर और चढ़ा दिया हमने, तो सब कुछ बदल जाएगा। पहले रेड बहुत ज़्यादा पास कर रहा था, तो हो सकता है कि अब येलो बहुत ज़्यादा पास करे, हो सकता है कि एक और लेयर लगा दिया तो ऑरेंज, पता नहीं। ओके, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आप ये सारी कहानी समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये हमने दोनों के पैरेलल रखे हैं, अभी ट्रांसमिशन एक्सिस दोनों के पैरेलल रखे हैं, और इसका ऑप्टिक्स एक्सिस यहाँ है, और हमने इसको ऐसे घुसाया है बीच में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पोलराइजर ने पास किया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑप्टिक्स एक्सिस के अलोंग है। उसको एक्स एक्सिस अगर हम बोलें तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ऑप्टिक्स एक्सिस के अलोंग है। तो अलोंग वाला जो कंपोनेंट है फुल है, और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जीरो है। ई एक्स पूरा है और ई वाई जीरो है। तो जो E1 E2 लिखा हुआ है उसमें E2 जीरो है, E2 है ही नहीं। जब है ही नहीं तो काहे का फेज डिफरेंस, और काहे का दौड़, और काहे को पिछड़ जाना और अगड़ जाना। एक ही अकेला धावक है, जिस वेलोसिटी से जाना है जाओ भाई, थोड़ा देर में निकलोगे चाहे थोड़ा पहले निकल जाओगे, मुझे क्या फ़र्क है। तो इसलिए आराम से सभी कुछ जैसा का तैसा निकल करके आ रहा है। लीनियरली पोलराइज्ड, रिमेन्स लीनियरली पोलराइज्ड। और उधर ही मेरे सेकंड वाले का ट्रांसमिशन एक्सिस है, उसने भी सबको पास दे दिया। सब कुछ सारे जो वेवलेंथ से जिस प्रोपोर्शन में थे सबके सब पास हो गए, इधर भी वाइट उधर भी वाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, पहले पोलराइजर का ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। ऑप्टिक एक्सिस टेप के लेंथ के पैरेलल है, तो एक थीटा का एंगल बन गया है। तो ई एक्स हो गया है दैट ई इंटू कॉस थीटा, और ई वाई हो गया है, और ये दोनों भाई ई एक्स और ई वाई जो हैं वो इस टेप की थिकनेस को क्रॉस करने में एक दूसरे से पिछड़ गए हैं। एक थोड़ा आगे बढ़ गया है, एक थोड़ा
पीछे एक थोड़ा जल्दी टेप क्रॉस कर गया है, एक थोड़ा बाद में टेप क्रॉस किया है। तो जो EX और EY बाहर निकल रहे हैं उनमें एक फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया है, और जब क्रिएट हो गया E1 भी है और E2 भी है और फाई भी है। ओके, ये E1 भी है, E2 भी है और फाई भी है, तब तो इलिप्स बन गया। अब इलिप्स बन गया भैया, और हर एक वाले वेवलेंथ का अपना अपना इलिप्स बना है, सब एक साथ घुसे थे, बहुत क्राउडिंग है, सब दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन अपने अपने वेवलेंथ सबको बना। मेरा ये वेवलेंथ है, मेरी ये स्पीड है, ऑप्टिक्स एक्सिस के पैरेलल वाले की ये है, N1 इतना है, N2 इतना, मेरा N1 इतना है, मेरा N2 उतना है, मेरा N1 इतना है, मेरा N2, हर एक वेवलेंथ को अपना अपना N1 N2 है। तो उसके अनुसार हर एक वेवलेंथ का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का इलिप्स है, और इसलिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो है वो अब दूसरे प्रोपोर्शन में बाहर निकल रहे हैं, और आपको एक कलर दिखाई दे रहा है। और किनारे पे जो आपको दिख रहा होगा ग्रीन ग्रीन, हाँ, और बीच में आपको दिख रहा है कुछ, हाँ, ओके, गोल्डन टाइप का दिख रहा होगा शायद, मुझे तो गोल्डन टाइप का दिख रहा है बीच वाला। तो वो इसलिए है कि जब टेप लगाया गया है तो 2 लेयर लगाए गए हैं इसमें, तो बीच का जो पोर्शन है उसमें तो एक के ऊपर एक लेयर आ गया है, लेकिन 2 लेयर लगाने में किनारे में से एक इधर से पूंछ निकल गई है अकेली, और एक इधर से पूंछ निकल गई है अकेली। टेप के ऊपर पूरा टेप एकदम रेक्टेंगल पे रेक्टेंगल नहीं आया है, थोड़ा सा टर्न होकर के लगाओगे हाथ से तो हो जाएगा ना। तो किनारे पे एक सिंगल लेयर है, बीच में डबल लेयर है, दूसरे किनारे पे फिर सिंगल लेयर है। ओके, थिकनेसेस अलग अलग हो गए हैं, और थिकनेसेस अलग अलग होने के कारण से जो किनारे हैं उनके कलर अलग हो गए हैं, और जो बीच में जहाँ सॉलिड एक के ऊपर दूसरा टेप है, शायद 3 टेप लगे हुए हैं इस पे शायद, क्योंकि 3 कलर्स मुझे दिख रहे हैं, एक ये ग्रीन बीच में कुछ आ रहा है, और कुछ ब्लू आ रहा है, और कुछ ये आ रहा है। सर एक क्वेश्चन सर, क्लासिकल पीस में कहते हैं किसी भी कंपोनेंट, किसी वेक्टर का कंपोनेंट x और y साथ साथ करता है, जैसे कि वेलोसिटी Vx और Vy बोलते हैं कि दोनों साथ साथ करता है। अगर एक पार्टिकल गया तो उसका x कंपोनेंट भी साथ ही जाएगा और y कंपोनेंट भी साथ ही जाएगा, यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, यहाँ वो पार्टिकल नहीं है ना। यहाँ वो पार्टिकल नहीं, वो जो टेप का मटेरियल है, वो टेप का जो मटेरियल है उसने इतनी सारी कहानी बदल दी है। वो एनिसोट्रॉपिक मटेरियल है। जब पार्टिकल आप चलाते हो हवा में तो हवा बिल्कुल बढ़िया आइसोट्रॉपिक, सभी डायरेक्शंस एक जैसे वगैरह वगैरह हैं। ये टेप का जो मटेरियल है एनिसोट्रॉपिक है, एक खास डायरेक्शन है ऑप्टिक एक्सिस। ओके, तो ये सारी चीज़ तो ये हो गई। अब देखिए इससे अभी इस टेप में क्या है। हाँ मोहित सर, जैसे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी बात कर रहे थे, अगर इस पिक्चर में मैग्नेटिक फील्ड भी जब आएगा, हाँ, तो EX आएगा नहीं, वो तो है ही है, हाँ, मतलब मैं हाँ, तो EX और BX की अगर हम बात करें, हाँ, तब तो वो दोनों तो एक साथ उनके फेज एक साथ होंगे। हाँ, उनके फेज एक हम साथ। ये सोच रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं वो भी पिछड़ जाए। नहीं 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 नहीं, वो नहीं पिछड़े। ना 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 ना, EX और BX हमेशा साथ रहेंगे। हाँ, भले ही EY से वो थोड़े से पिछड़ हाँ जाए। हाँ इतना सर इसका मतलब BX और EY के बीच में बहुत डर हाँ लगेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही प्रॉपर्टी को सर बाई रिफ्रिंजेंट, इसी को बाई रिफ्रिंजेंस द्वि अपवर्तन कहते हैं। 2 तरह के अपवर्तन, बेंडिंग नहीं हुई है क्योंकि हमने नॉर्मल डाला है, परपेंडिकुलर डाला है। अगर परपेंडिकुलर नहीं डालते तो बेंडिंग भी 2 प्रकार की होती है, क्योंकि एक सिंगल वेवलेंथ के लिए एक रे डालते, हम मोनोक्रोमेटिक रे डालते, N1 N2 अलग अलग है, N1 N2 अलग अलग है, तो बेंडिंग के एंगल भी अलग अलग होंगे। ये परपेंडिकुलर डाल दिए तो 0 का 0 रह गया। अगर साइड से डालोगे तो 2 रिफ्रैक्टिव रेज निकलने उसके अंदर में चलेंगी। तो टेप हमारा एक सिंपल मटेरियल था द्वि अपवर्तन को समझने के लिए, जिसमें कि एक फ्लैट सरफेस है, उसी सरफेस पर ऑप्टिक एक्सिस है, और लाइट जो हम डाल रहे हैं वो उसके परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। अभी भी 2 रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं, अभी भी 2 वेलोसिटीज़ हैं, उसके कारण से ये सब कुछ हो रहा है। समझने के लिए सबसे आसान ये है। लेकिन यही टेप अगर सचमुच में मोटा होता, हाँ, अभी तो हमने हाथ में पकड़ के ग्लास प्लेट को बोला कि यही टेप है मेरा, हाँ, हमने टेप को जूम कर दिया है, इसका थिकनेस इतना दिख रहा है आपको।
सचमुच में अगर मेरे पास वैसा टेप होता, टेप वाला मटेरियल होता, उसकी जो थिकनेस है वो होती 1 सेंटीमीटर टाइप की होती, तब फिर हम ये सब धंधे करते, तब फिर हम इंक्लाइंड पर से डालते और ये करते और वो करते और वो करते, और तब देखते कि अब क्या हुआ, राइट। तो ऐसा एक मटेरियल तो है हमारे पास आज टेप के अलावा दूसरे टाइप का। ओके, ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं गंदा सा फिटकरी जैसा ये माइका तो नहीं है, क्वार्ट्ज भी नहीं है ओके, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट कई तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में अपने को लेके आ सकता है, उसके बहुत से अपरूप हैं, राइट। उसमें से एक खास अपरूप ये है जिसको कैल्साइट कहते हैं। तो ये कैल्साइट मटेरियल है, जनरली नेचुरल उसमें से ही मिल जाता है, खान खदान में से। इसका भी वैसा ही प्रॉपर्टी है, इसमें भी एक ऑप्टिक एक्सिस है। इसका ऑप्टिक्स एक्सिस इसके सरफेस पर नहीं है। ये जो आप किनारा देख रहे हैं जहाँ ऑप्ट्यूस एंगल बना हुआ है, अधिक कोण बना हुआ है, ये किनारा, और इसका डायगोनली अपोजिट किनारा नीचे देखिए, जहाँ ऑप्ट्यूस एंगल बना हुआ है यहाँ, और यहाँ भी ऑप्ट्यूस एंगल बना हुआ है। इन दोनों बिंदुओं को आप मिला दीजिए, वो इसका ऑप्टिक एक्सिस है ओके तो इसका ऑप्टिक एक्सिस अलग किस्म का है। इसमें अगर आप इसके सरफेस के परपेंडिकुलर लाइट डालेंगे, ओके, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे और उसका भी ऑप्टिक्स एक्सिस के अलॉन्ग और उल्टा कंपोनेंट्स आप लेंगे, तो वहाँ भी बात वही है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑप्टिक्स एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट जो है वो एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से चलेगा, और दूसरा वाला जो आएगा वो दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से चलेगा। ओके, कथा वही है, मूल कथा वही है, लेकिन अब इस स्ट्रक्चर के कारण से हम बहुत कुछ और कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में ऐसा होता है कि अगर आप ऊपर से परपेंडिकुलर डालोगे तो एक कंपोनेंट जो है ऑप्टिक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, वो कंपोनेंट जो है वो तो सीधा घुसेगा, सीधा अंदर जाएगा और सामने के पैरेलल सरफेस से सीधा निकल जाएगा। दूसरा कंपोनेंट जो है परपेंडिकुलर घुसने के बावजूद भी इसके अंदर टर्न मारेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होने के बावजूद भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 नहीं होगा। दूसरा वाला कंपोनेंट यहां से टर्न मारेगा और टर्न मार करके इसके अंदर चलेगा और तब वहां से निकलेगा। तो घुसेगी एक, निकलेंगी बहुत बेइंसाफी है, हाँ? घुसी एक, निकली 2, तो बेइंसाफी हो गई ना। लेकिन है तो जो सीधी निकल गई है वो सीधी साधी थी, ऑर्डिनरी सीधी साधी, और जो वो परपेंडिकुलर घुसने के बावजूद भी टर्न मार गई है वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो दो रिफ्रैक्टिव रेज बन रही हैं, एक सीधी साधी वाली ऑर्डिनरी और दूसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और 2 निकल करके आती हैं, राइट। आप अपनी अपनी कॉपी के ऊपर एक छोटा सा ऐसा कलम से डॉट बनाइए, छोटा सा, और इसके ऊपर थोड़ा मोटा दिखाई पड़े बस, हाँ, बस इसके ऊपर से इसको देखिए, क्या दिख रहा है? 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक पॉइंट के 2 पॉइंट दिख रहे हैं। लाइनें भी सर जो लाइनें, हाँ, जो लाइन पड़ी हुई है वो भी 2 दिख रही हैं। कोई भी चीज देखेंगे 2 ही दिखेंगे। अब आप दोगे
लॉसल रेजिस्टेंस। आपको दिखा डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि एक चीज़ मुझे दो दिखती हैं।